नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त हो चला है सुर्खियों पर नजर देने का। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने की इस्तीफे की पेशकश। अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर लिया है फैसला। मनजीत सिंह को लेकर बोले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, कहा यह उनका व्यक्तिगत निर्णय, जहां भी रहे लक्ष्य की प्राप्ति करें। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक कर पटना लौटे उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, कहा बिहार में बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी। समस्तीपुर के प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को भी किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर डाली है, जिससे कि बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। आखिर मंत्री मदन सहनी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, आप खुद सुनिए। मदन सहनी से खास बातचीत की संवाददाता निषेध ठाकुर ने। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हमारे साथ खुद मंत्री मदन सहनी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आखिर क्या कारण है जो आपने इस्तीफे की पेशकश की? बिहार के अंदर अफसर बेलगाम है और कोई भी एमएलए मंत्री का बात अफसर नहीं सुनते। यहाँ तक कि जो हमारे विभाग के सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, वो भी हम लोग की बात को नहीं सुनते हैं। 5 साल से हम लोग इस यातना को झेल रहे हैं। अब हम लोग को इसको झेलने का क्षमता नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने इस्तीफा करना ही सही रास्ता चुना है और हम इस्तीफा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से कुछ बातचीत भी हुई? कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि उनको कहना हम इस मामले में उचित नहीं समझते। अफसरों पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या अफसर ऐसे काम कर रहे हैं? सबको मालूम है कि बिहार में अफसर बेलगाम है, भ्रष्ट है और कोई भी जनप्रतिनिधि की बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए हम लोग सिर्फ पद पर बने रहना, लोगों की सेवा नहीं कर पाना, यह हम लोग की असफलता है। इससे हम लोग क्षुब्ध होकर के, दुखी होकर के अपना पद त्याग। मंत्री पद छोड़े हैं, पार्टी भी छोड़ेंगे? पार्टी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, न नेता को छोड़ेंगे। पार्टी के साथ रहिए निश्चित रूप से। सिर्फ जो कार्यवाही नहीं हो पा रही है, आखिर क्या वजह है जो कार्यवाही उन लोगों पे नहीं हो पा रही है, अफसरों पे? डिपेंडेड है, सरकार उस पर डिपेंड है। आपने पक्का प्लान बना लिया, कंफर्म है कि अब ये कोई दिखावटी नहीं है, हमने सोच समझ कर निर्णय लिया। तो देखिए, ये तो हमारे साथ मंत्री मदन सहनी, जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। अफसरशाही के कामों से ये नाराज हैं और इनका साफ कहना है कि अब ये इस्तीफा दे देंगे। निषेध ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। मुंबई में सिंथेटिक रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इथेनॉल के बाद अब बिहार में टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम हो रहा है। मुंबई में उद्योगपतियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई और इस दौरान उद्योगपतियों ने बिहार में टेक्सटाइल उद्योग लगाने की मंशा जताई है। मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद इथेनॉल में उम्मीद से काफी ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले। अब बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा का मामला है, आ रहे हैं ना विषय, आंतरिक क्यों आएंगे, इसलिए बिहार के लिए आपको, आप सबको भी बधाई। बिहारी हैं हम और आप। मैंने शपथ ली है और आपने शपथ नहीं भी ली है, तब भी बिहार के प्रति आपका भी दायित्व तो अपना ही है। यहाँ तक के बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस और भाई प्रिंस राज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से सांसद बनाया, प्रिंस राज को समस्तीपुर से सांसद बनाया और बदले में पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। उसमें बंगला बचाने या गंवाने का सवाल नहीं है। इसमें एक मौलिक सवाल उठता है कि अब जो भी नेता होगा वह अपने बाद अपने उत्तराधिकारी या आगे बढ़ाने का काम अपने भाई को नहीं, अपने बेटा को करेगा। एक बहुत बड़ा ये गलत सीख इससे मिल रही है जो सार्वजनिक जीवन में है।
रामविलास पासवान जी एक ऐसे नेता थे जो न केवल अपने बल्कि अपने पूरे भाइयों को एक साथ चलने का काम किया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, दूसरे नेता जो थे जो इस तरह का काम किए वो परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी उस श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से और जिस परिवेश से आते थे उसमें अपने पिता की इच्छा और भावना को ख्याल रख करके न केवल अपने आगे बढ़े बल्कि अपने भाइयों को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब जब उनके भाइयों ने उनके ही पुत्र को धोखा दिया तो यह संदेश जाता है कि भविष्य में कोई भी बड़ा नेता अपने बाद अपने पुत्र को आगे बढ़ाएगा, अपने भाइयों को दरकिनार करेगा। और पटना के आईएमए हॉल में नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में कोरोना काल में काम करने वाले 122 कोरोना योद्धा डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन डॉक्टर्स ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 6 महीने में वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है उसे भी पूरा किया जाएगा। वैक्सीनेशन की डोज की अब कमी नहीं होगी। डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज आईएमए के कार्यक्रम के माध्यम से मैंने बिहार के अपने सभी चिकित्सकों को, चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। आज डॉक्टर बीसी राय जी का जयंती और पुण्यतिथि भी है, उनको भी हमने याद किया है। डॉक्टर बीसी राय के कारण बिहार की धरती अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। जो हमारे चिकित्सक हैं आज नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर आगे आने वाले हर चुनौतियों से जूझने के लिए हम तैयार रहे। और पटना में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचे एसटीईटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं को रोजगार के बदले लाठी देना चाहती है। ये वही सरकार है जिसने 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 19 लाख रोजगार देने की बात की। बता दें कि एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और नाराज अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से मिलने की मांग भी कर रहे थे। तब पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया जिसमें कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। तो हम देख रहे हैं कि बेरोजगारों के साथ जो जुल्म हो रहा है, नौजवानों के साथ जुल्म हो रहा है, जो हमारा अभ्यर्थी था उसके साथ जो है कि जुल्म हो रहा है, एसटीईटी जो हमारा विद्यार्थी है उसके साथ जुल्म हो रहा है। उनको नौकरी मिलना चाहिए, नौकरी के बदले में लाठी चमकाया जा रहा है, बेरोजगारों को दरकिनार किया जा रहा है, बेरोजगारों की जो उसकी तमन्नाएं हैं उसकी कुंठित की जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में बिहार की सरकार, ये निकम्मी सरकार, बेरोजगारों को रोटी रोजी के बदले लाठी देना चाहती है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कई मुद्दों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। पार्टी फंड को लेकर आरसीपी सिंह ने कहा कि सभी प्रकोष्ठ के साथ बैठक हो रही है और इसी के साथ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और जेडीयू नेता मंजीत सिंह को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आरसीपी सिंह, जरा सुनिए। कोई भी राजनीतिक दल है तो उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले तो उसके पास कार्यकर्ता होना चाहिए, कार्यकर्ता के बैठने के लिए कार्यालय होना चाहिए और उसको चलाने के लिए आपको जो है कोष होना चाहिए और तब आप कार्यक्रम बना के चलाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की और सब पॉलिटिकल पार्टी अपना जो है अपने कार्यकर्ताओं को इसमें लगाती है और इसके लिए एक अभियान चलाती है और हम लोगों ने भी अभियान चलाया है। और हमारे आप जानते हैं 50 लाख से ज़्यादा हमारे साधारण सदस्य हैं, 2 लाख के आसपास हमारे एक्टिव मेंबर हैं और हमारे समझिए जितने भी हमारे बूथ हैं सब पर हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव हैं और सभी लोग हमारे जो साथी हैं उनसे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, सभी प्रकोष्ठों से भी हम लोग बैठक कर रहे हैं और जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सब लोग सहयोग करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग एक अभियान चलाएंगे और अभियान सिर्फ आज ही नहीं चलाएंगे, अभियान हमारा ये एक कंटिन्यूअस चलता रहेगा जिससे कि हमारे पास जो है एक अच्छी खासी धनराशि रहे जिससे कि हम चुनाव में भी जाएँ और जहाँ भी जाएँ तो हमारे जो भी साथी हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी। अभी कोई टारगेट नहीं रखें, इसमें टारगेट क्या रखिएगा, ये तो जब हम अभियान चलाएंगे तो उसमें जो आएगा तो किसी भी दल में कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग बातचीत कर रहे हैं, ये सब चलते रहता है। हमको जिसकी आप बात कर रहे हैं हमको कोई इसमें बारे में कोई स्पष्ट है न कोई हमको जानकारी है न सूचना है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
आपने देखिए, आप जो पहला शब्द बोले कि आपके पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के नेता जो नहीं है। मंजीत जी हमारे पार्टी के बहुत सम्मानीय नेता रहे, हम लोगों ने कई बार उनको टिकट दिया, हमारे पार्टी से चुनाव जीत करके आए वो, हम लोगों ने उनको सम्मान भी दिए और हमारे बहुत अच्छे साथी वो हैं। अब वो कोई निर्णय लिए हैं या कोई निर्णय लेने जा रहे हैं वो तो हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए चूँकि हमारे साथ रहे वो और पिछला चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ लिए, लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा ना, चूँकि हमारे साथ वो रहे हैं तो जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और अपना जो भी उनका लक्ष्य जीवन में उसको प्राप्त करेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी पटना से, जहां पर मंत्री मदन सहनी ने जहां इस्तीफे की पेशकश की है, तो दूसरी तरफ ये भी आरजेडी का दावा है कि वो आरजेडी के संपर्क में है। मंत्री मदन सहनी इस्तीफे की पेशकश के बाद से खबरें सामने आ रही कि वे आरजेडी के संपर्क में है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के संपर्क में बताए जा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यह बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है, बिहार सरकार के मंत्री हैं और अब आरजेडी के संपर्क में। इस बात को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि वे आरजेडी के संपर्क में है। तो बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री है, आपको बता दें मदन सहनी, और मदन सहनी ने जहां एक और पेशकश की है अपने इस्तीफे की, तो दूसरी तरफ ये खबर सामने आ रही है कि वे अब आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं। डीटीवी भारत ने सबसे पहले इस्तीफे की पेशकश की खबर आपको दिखाई थी। तो मंत्री मदन सहनी के इस्तीफे पर आरजेडी का दावा है, आरजेडी के संपर्क में मदन सहनी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है और अब राजनीतिक भूचाल है, आरजेडी दावा कर रही है कि वे आरजेडी के संपर्क में है। जी बिल्कुल, आरजेडी ने यह दावा किया है और मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो सवाल है कि क्या उनका मंत्री पद से मोह इसलिए भंग हो गया है कि उनके जो अधिकारी हैं उनकी बात नहीं सुनते, या फिर जिस खेल का दावा आरजेडी करती रही है कि बिहार में एक बड़ा खेल होने जा रहा है, क्या ये उस खेल की आहट है। हमने आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की है। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि देखिए, हमारे पास श्याम रजक हैं, श्याम रजक कई वर्षों तक जेडीयू में रहे हैं, बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए जेडीयू के नेताओं को आरजेडी के पाले में लाना। तो जाहिर तौर पर हमने उनसे पूछा कि क्या मदन सहनी से कोई संपर्क रहा है आरजेडी के नेताओं का। उन्होंने साफ तौर पर कहा बिल्कुल संपर्क रहा है, संपर्क रहता है, और श्याम रजक जैसे नेताओं के लिए जेडीयू नेताओं के संपर्क में रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो कई तरह के खेल का अंदेशा है, इशारों में बहुत कुछ कह दिया है मृत्युंजय तिवारी ने। जी बिल्कुल अभिषेक, जेडीयू में भी बहुत सालों तक श्याम रजक रहे और अब आरजेडी के हैं, वरिष्ठ नेता है, बहुत बड़ा कुनबा उनका भी है, और अगर मदन सहनी उनके संपर्क में है तो कुछ भी तख्ता पलट हो सकता है। और जब आपको ये बता दें कि जब तेजस्वी ने यह बयान दे दिया था कि 2 महीने में सरकार गिरेगी, और अब जब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमारा अब मंत्री पद में इस्तीफा, ये रुचि रही नहीं, अब हम इस्तीफा देंगे क्योंकि अधिकारी अब बात नहीं मान रहे, लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम जेडीयू का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बहुत जल्दी वो जेडीयू का दामन छोड़ देंगे ऐसा लगता नहीं है, और इस तरह के बयान सामने आते हैं। कोई अंतिम वक्त तक, जब तक पार्टी नहीं छोड़ दे, कोई फैसला नहीं ले ले, तब तक कोई अपने पत्ते नहीं खोलता है। ये सिर्फ मदन सहनी के साथ नहीं होता है, ये हर व्यक्ति के साथ होता है जो इस तरह का फैसला लेता है राजनीति में। लेकिन आप 3 जुलाई को कई नेता हैं जेडीयू के, महेश्वर सिंह हैं जो जेडीयू के नेता हैं, मंजीत सिंह हैं जो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, वो आरजेडी का दामन थामने वाले हैं, वो आरजेडी ज्वाइन करने वाले हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात हो चुकी है। सवाल है कि 3 जुलाई को आरजेडी ज्वाइन करने वाले नेताओं में मदन सहनी भी है क्या। लेकिन ये कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने बयान दे दिया है, मृत्युंजय तिवारी ने यह कहकर गर्माहट बढ़ा दी है कि मदन सहनी आरजेडी के संपर्क में रहे हैं, श्याम रजक के संपर्क में रहे हैं, तो बहुत कुछ ये बयान कहता है मदन सहनी। और ये भी दावा किया जा रहा है और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द वो तेजस्वी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस पे कहां तक सच्चाई है?
देखिए एक संयोग आज हुआ है ऋतिक, ये संयोग ये है, राजनीति में वैसे तो संयोग होते नहीं हैं। दोपहर करीब 3 बजे से जो हमारे पास जानकारी है, आरजेडी के बड़े नेता हैं अब्दुल वारिस सिद्दीकी और श्याम रजक, इन दोनों नेताओं की तेजस्वी यादव से कई घंटों तक मीटिंग हुई है राबड़ी आवास में। तीनों नेताओं के बीच मीटिंग हुई है और इसके थोड़ी देर बाद मदन सहनी का ये फैसला सामने आ जाता है। मदन सहनी को लेकर ये खबर सामने आती है कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। दोनों राजनीतिक घटनाओं को जोड़कर देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है, लेकिन बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। खेल के आसार जरूर नजर आ रहे हैं, खेल होगा नहीं होगा तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन बड़े खेल की आहट जरूर सुनाई दे रही है। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि मदन सहनी जो कि बिहार सरकार के मंत्री है, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और अब यह भी दावा किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, उनके प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा, कि वे आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के संपर्क में है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। समस्तीपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी हत्याकांड मामले का खुलासा हुआ है। वहीं हत्याकांड में शामिल 4 कुख्यात अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 97 कारतूस और 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बताते चले कि बीते 28 सितंबर 2020 को प्रॉपर्टी डीलर रिंकू चौधरी के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर में शूट आउट किया गया था। और कटिहार में एक अजीबोगरीब हादसा सामने आया है, जहां चलती बस के खिड़की से गुटखा थूकने के दौरान पोल से टकराकर एक युवक का सर धड़ से अलग हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सहायक थाना क्षेत्र के मनिहारी मोड़ के पास यह घटना घटी है। तो जो है हम दुखी हैं हम लोग जो है, क्योंकि इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण हो गया। और उनके परिजनों को भी हम खोज रहे हैं कि अगर कोई आता तो जो है जरूर हम उसके लिए कुछ सहायता कर सकते थे। फिलहाल तो डेड बॉडी हॉस्पिटल में पुलिस जो है, यहाँ का प्रशासन जो है गाड़ी को जो है अपने कैप्चर में कर लिया है। और लखीसराय जिले के धनौरी गांव में रेल पुल ओवरब्रिज से गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक साइकिल से पुल पार कर रहा था, तभी संतुलन बिगड़ने से वो पुल से नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। पटना सिटी नेशनल हाईवे खुशरूपुर के पास एक अनियंत्रित कार बस से जा टकराई, जिसमें कार में सवार 4 लोगों को चोट आई है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि घटना में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं। गया जिले के इमामगंज के झरहा गांव में पहले से घात लगाए हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। हालांकि दोनों गोली युवक को छूते हुए निकल गई, जिससे युवक घायल हो गया है। गोली की आवाज सुनकर लोगों ने उसे आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और इस संबंध में डीएसपी अजीत कुमार ने बताया कि एक बाइक से 2 बदमाशों ने युवक पर गोली चलाई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और बेगूसराय में बाइक सवार एक व्यक्ति को बेखौफ 2 बाइक पर सवार बदमाशों ने लूट के प्रयास के दौरान गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। आपको बता दें, पूरी घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला की है। गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए बेगूसराय शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल घटना की सूचना पर पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। रात में 9 बजे साहेबपुर सफदलपुर से निकले और बलिया के आसपास आने के बाद 4 आदमी ने पापा को रोका। पापा के ना रुकने पे वो लोग गोली फायर किया। ये सफदलपुर से आ रहे थे। ना ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो आईसीयू में हैं, अभी तक तो कुछ नहीं बता पाएंगे। डॉक्टर आएंगे फिर पता चलेगा क्या होगा नहीं होगा। गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के पुलिस ने एक ट्रक से 18 मवेशियों के साथ 4 मवेशी तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सेमरा बथुआ पथ पर यह कार्रवाई की है। तो वहीं गोपालपुर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने मामले की जानकारी दी है। तो मवेशियों से भरा ट्रक जब्त किया गया। आपको बता दें, गोपालगंज की यह पूरी घटना है, जहां पर तस्करों को भी, मवेशी के तस्कर जो है उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस ट्रक को जब्त किया गया है, जहां पर मवेशियों को भी जब्त किया गया इस ट्रक से। फिलहाल उन पर कार्रवाई की जा रही है।
पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक ऑटो में महिला से युवक छेड़खानी करने लगा। महिला ने छेड़खानी का विरोध किया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। इसी दौरान पुलिस और स्थानीय लोग आ पहुंचे। फिर महिला ने उस युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसे पुलिस से पकड़वा दिया। तो वहीं युवक ने छेड़खानी का आरोप गलत ठहराते हुए कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पैर ऑटो से उतारने के दौरान महिला से सट गया। उसने कहा कि इस पर महिला आक्रोशित हो गई और मुझसे झगड़ा करने लगी। वहीं स्थानीय लोगों ने युवक के साथ मारपीट भी की है, लेकिन पुलिस युवक का बचाव कर मामले की जांच कर रही है। कुछ नहीं बोले सर, कुछ भी नहीं है। ऐसा कर बात है, उनको कहिए एक बात मीडिया खाने के लिए बोली कि टेम्पू पर बैठे हुए थे, मेरे पैर जान पर हाथ रख रहा था। अच्छा, तो महिला को मैंने कहा कि मैं इसको क्या करूं, तो बोला कि देखिए ऐसी बात है तो मैं इसको पनिशमेंट, बोले कि थोड़ा पनिशमेंट देके इसको छोड़ दीजिए। महिला को मैं पूछा, महिला बोले कि पनिशमेंट देके इसको आज के बाद छोड़ दीजिए। और बेतिया में पेट्रोल लेते समय बाइक में आग लग गई, जिससे पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप मैनेजर की सूझबूझ के आग पर काबू पाया गया है। जगदीशपुर पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल लेते वक्त पेट्रोल बाइक के साइलेंसर पर गिर गई, जिसके बाद बाइक में आग लग गई। वहीं आनन फानन में आग पर काबू पाया गया है। राजधानी पटना में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है और इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एनएमसीएच पुल के पास से बाइक सवार 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने हथियार और कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाश मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के निवासी है। तो वहीं पुलिस गिरफ्तार बदमाशों की आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। आर्म्स लेके सूचना पुलिस को मिली कि एनएमसीएच पुल के नीचे जो है एक बाइक पर 3 लड़का जो है आर्म्स के साथ खड़ा है कोई घटना करने के लिए। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और वो तीनों व्यक्ति से गिरफ्तारी पूछताछ में पकड़ा गया और पूछताछ के दरमियान जो है उससे एक पिस्टल, 2 गोली, एक बाइक, दूसरा पैसा जो है मांगने पर कोई पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया गया। उसी संदर्भ में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। बेगूसराय में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। गनीमत रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उसे पकड़कर थाने ले आई। मामला नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम चौक का है। आरोपी संतोष कुमार पर आरोप है कि नवनिर्मित पोस्ट ऑफिस के नजदीक सो रहे एक मजदूर का मोबाइल उसने चुरा लिया और मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक उसकी नींद खुली और वो हल्ला करने लगा। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और खदेड़ कर आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कर रहा था हम पब्लिक कुछ बताया, कुछ क्या मामला? आरोप लगाया है ना, क्या मोबाइल चोरी किया है, अच्छा, कहीं बेच दिया है। आप क्या देखे थे? हम तो देखे भाई कि पब्लिक इसको पकड़ के मारपीट कर रही थी। सब मीडिया वाले आप लोग भी थे सहयोग। अभी इसको कहाँ लाए हैं थाना पर, जांच होगा, जो उचित होगा कार्रवाई होगा। आरोप लगाने से नहीं। पूर्णिया में एक पिता अपनी बेटी की सलामती के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ताजा मामला जिले के फलका प्रखंड का है, जहां नरेंद्र विश्वास की 16 वर्षीय बेटी का अपहरण कर लिया गया, जिसकी शिकायत थाने में की गई। फिर भी अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल एसपी ने पीड़ित पिता को उसकी बेटी के जल्द बरामदगी का आश्वासन दिया है। यह है कि हमारी बच्ची वो जो है कि पिछले 24 मई से वो लापता है घर से। अच्छा। और इसकी जानकारी हम थाना में जो है कि एफआईआर के तौर पर बाय नेम्ड हम कराए हुए हैं। 1 महीना हो गया और अभी तक ना बच्ची का पता चला है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। और हमें आशंका है कि पता नहीं हमारी बच्ची को मतलब किस हाल में रखा है, कैसी है, ये हम लोग सभी परेशान हैं। बक्सर के चुरमनपुर गांव में अज्ञात चोरों ने आभूषण दुकानों समेत 3 दुकानों के शटर का ताला तोड़कर लाखों रुपयों की संपत्ति की चोरी कर ली। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। साथ ही चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी जारी है। बताते चले कि घटना के बाद से दुकानदारों के बीच पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल खबरों में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।
खिलाड़ी का निधन, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दी अंतिम सांस, सीएम नीतीश कुमार ने जताया शोक।